हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। मी करुणेश भाई अगेन एंड आई डन बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमें रिसेंटली डायनेमिक्स या यू कैन से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कि 11th क्लास का टॉपिक है वो हमने खत्म किया है। और एक बात हम लोग बच्चों ध्यान रखेंगे कि जो नया टॉपिक है आपका, ये पुराने टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड रहता है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पुराने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लें, है ना। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं एनर्जी मोमेंटम। एनर्जी मोमेंटम चैप्टर का नाम, लेक्चर नंबर 1। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहली बात, इसमें लोग नाम तो एनर्जी एंड मोमेंटम है तो आप सोचोगे एनर्जी और मोमेंटम आएगा, नहीं। इसमें एक्चुअली में लोग वर्क भी सीखते हैं, इसमें लोग पावर भी सीखते हैं, इसमें लोग एनर्जी भी सीखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी सीखते हैं, इसमें मोमेंटम सीखते हैं और मोमेंटम कंजर्वेशन भी सीखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इट्स वेरी 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 स्ट्रांगली रिकमेंडेड बच्चों कि आप लोग पुराने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें। क्योंकि देखो ये पूरे फिजिक्स में ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे डायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जैसे आप समझो ना कि किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल आने चाहिए। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको एबीसीडी आनी चाहिए ना, तो वैसे ही ये पूरे फिजिक्स की एबीसीडी ऐसे समझिए चैप्टर्स, मतलब इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर जगह एनर्जी कंजर्वेशन आ जाता है, हर जगह मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाता है, हर जगह फोर्सेस दिखते हैं, हर जगह एफबीडी बनाना पड़ता है। तो ये चैप्टर आपकी पूरी फिजिक्स की बैकबोन है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। और हम लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसको बहुत ध्यान से करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके सारी एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझे। और मैं कोशिश करूंगा उनको एकदम एक एक चीज आपको फंडामेंटली समझा सकूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं वर्क से। ठीक है, वर्क करेंगे, फिर अपन लोग क्या करेंगे, वर्क के बाद पावर कर लेंगे, फिर कर लेंगे एनर्जी, फिर एनर्जी कंजर्वेशन एंड देन मोमेंटम एंड देन मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आई एम स्टार्टिंग विद वर्क। ठीक है बच्चों, वर्क। तो वर्क क्या होता है, देखो मैं आप छोटी सी पहले वर्क, इनफैक्ट वर्क की जगह मैं बोलूंगा वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो जो वर्क डन बाय फोर्स है बच्चों, वो मैं आपको दो एग्जांपल से समझाता हूं। एक, अगर जैसे मान लो यहां पर एक ब्लॉक है, यहां एक मान लो ब्लॉक रखा हुआ है और आपने इस पे फोर्स लगा दिया इधर की तरफ। ठीक है, मान लो ये स्मूथ सरफेस है, म्यू इक्वल्स टू 0, स्मूथ सरफेस है। तो क्या करेगा ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को एक्सेलेरेट करेगा, ये ब्लॉक को एक्सेलेरेट करेगा। ठीक है, अगर इस ब्लॉक को एक्सेलेरेट कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है ना। अगर आप इधर की तरफ फोर्स लगाओगे तो इसकी, अगर मान लो रेस्ट पे था इनिशियली, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा रहे हो तो इसकी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी कर रहे हो। तो एक्चुअली ये फोर्स इस पे कुछ वर्क डन करके इसकी एनर्जी बढ़ा रहा है। फोर्स क्या करता है, ये एनर्जी बढ़ाता है और वी कैन से एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो जो हम जिस वर्क डन बाय फोर्स की बात कर रहे हैं, जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्चुअली वो यहां पर वर्क फोर्स जो वर्क डन करता है वो एनर्जी में ट्रांसफर करता है। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे कि यहां पर एनर्जी बढ़ा रहा है, फोर्स कुछ वर्क डन देकर इसकी एनर्जी बढ़ा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं सिर्फ बढ़ाता है, अगर जैसे मान लो दूसरी सिचुएशन देखते हैं, तो पहली सिचुएशन होगी, दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे मान लो यहां पर हमने कुछ ब्लॉक लिया और इसकी इनिशियल स्पीड इधर की तरफ थी, कुछ राइट की तरफ, और हमने फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब राइट की तरफ स्पीड थी, राइट की तरफ वेलोसिटी थी और लेफ्ट की तरफ हमने फोर्स लगा दिया। अब क्या करेगा ये क्या करेगा बेसिकली बच्चों, समझना हमें, ये यहां पर इसकी एनर्जी थी कुछ हाफ एम वी स्क्वायर, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा। इसका कुछ एनर्जी थी, वेलोसिटी थी, जो मोशन की वजह से इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, जिसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं इसके पास एनर्जी थी, वो उसको घटा रहा है। तो देखो यहां पे भी वर्क डन हो रहा है इस फोर्स का, लेकिन ये वर्क डन क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी को घटा रहा है। तो ऐसे समझेंगे हम लोग कि जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट में वर्क डन करके एनर्जी बढ़ाता है या घटाता है, या यू कैन से कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है बॉडी को। वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये बॉडी को एनर्जी देता है, बॉडी से एनर्जी लेता है, दो चीजें होती है फोर्स में। क्लियर बात है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं भैया कि देखो यहां पे तो आपने, चलो एनर्जी आपने बोला कि एनर्जी बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहां पर एनर्जी बढ़ रहा है और यहां पे एनर्जी घट रहा है, आपने बोला। ठीक है, तो तीसरी सिचुएशन क्या आती है, अब ध्यान से समझना। तीसरी सिचुएशन क्या आती है कि यहां पर मान लो एक वॉल है, ठीक है, यहां पर एक वॉल है, आप यहां पर धक्का मार रहे हो, ठीक है, आप यहां धक्का मार रहे हो, जैसे मैं वॉल को धक्का मार रहा हूं,
तो बहुत सारे कहते हैं भैया जोर से धक्का मारे जा रहा हूँ, जोर से धक्का मार रहा हूँ और मैं थकता जा रहा हूँ, मेरी एनर्जी रिड्यूस हो रही है, बट वॉल में तो कोई एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही। एक्चुअली हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम उन्हीं बॉडी में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें हम फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, है ना। ऐसा नहीं बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन कैलकुलेट करना हमारा यहाँ कंसर्न नहीं है, मतलब हम कर सकते हैं बट हमारे यहाँ पे जरूरत नहीं हमें करने की। तो जब हम यहाँ पर वर्क डन करेंगे तो उसमें अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही तो हम बोल देंगे जी हमारा जो फोर्स का वर्क डन है वो जीरो है। हालांकि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, बट वो कंसीडर हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो वर्क डन कंसिडरेशन है, हम यहाँ वर्क डन निकालेंगे वो तभी के लिए कंसिडरेशन में है जब वो अगर अगर जिस बॉडी में फोर्स लगाना बॉडी मूव नहीं करे तो वहां वर्क डन जीरो होगा, मतलब हम काम कर भी रहे हैं और कर एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो पा रही है। तो ये चैलेंजिंग वाला पार्ट हम लोग नहीं करेंगे, हमारे लिए सिर्फ वही होगा जिसमें उसमें वर्क डन सीधा जीरो बोल सकते हैं। तो पहला एंड दूसरा पार्ट होगा। और यहां पर अगर हम वॉल पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, अगर वॉल पे फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस नहीं हो रही तो हम बोल देंगे कि हाँ वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो। हालांकि हमारी एनर्जी रिड्यूस हो रही है बट हम भी यहाँ तब भी वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो, है ना। वर्क डन बाय फोर्स इज वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो बच्चों, है ना। तीनों चीजें आसानी से समझ में आ गई। एक में एनर्जी बढ़ा रहा है, एक में एनर्जी घटा रहा है, एक में कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही। हालांकि हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है बट वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। तो हम इस वाले केस के बारे में सीधा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो होगा। यहाँ पे कोई वर्क डन हम लोग नहीं कर रहे हैं बॉडी पे, ठीक है। एक्चुअली बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस छोटी सी बात कि भाई वर्क डन आपका निकल कर आ गया, ठीक है। तो हम जो वर्क डन निकालेंगे मैथमेटिकल तरीके से आ रहे हैं, तो जो वर्क डन निकालेंगे बच्चों वो दो तरीके का होगा। एक तो होगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दो फोर्सेस का वर्क डन निकालेंगे, है ना। एक्चुअली वेरिएबल फोर्स का निकालने का अलग तरीका होता है, कांस्टेंट फोर्स का निकालने का अलग तरीका होता है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो चलो करते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है बच्चों। वर्क डन बाय कांस्टेंट। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो अगर हमें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स बच्चों निकालना है तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स का वेक्टर वर्जन डॉट एस, ठीक है। क्लियर है बातें। तो वर्क डन बाय फोर्स एफ डॉट एस होगा। अगर हम इसे तोड़ना चाहते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां बच्चों जो वर्क डन है वो है मॉड ऑफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो जो वर्क डन बाय फोर्स है वो मॉड ऑफ एस। तो जो कांस्टेंट फोर्स है, इस बात को प्लीज ध्यान रखना, जो कांस्टेंट फोर्स है हम लोग कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट फोर्स को वेक्टर में लिखा, कांस्टेंट फोर्स का एस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लिखा। अभी हम दोनों का मतलब समझते हैं। एफ डॉट एस लिखा है, उसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट तोड़ते तो क्या होता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो वही क्या, एफ मॉड ऑफ एस कॉस थीटा, करेक्ट है। अब मुद्दा आता है कि यहां पर एफ तो कांस्टेंट फोर्स है तो एस क्या है, तो बहुत लोगों को लगता है एस क्या है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसका डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, तो जैसे अगर मैं यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ऐसे देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और इस पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लो अभी इनिशियली यहां पर है, ठीक है, और उसके बाद ये यहां पर पहुंच जाता है, करेक्ट है। कितना डिस्प्लेस हुआ है, एस डिस्प्लेस हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितना डिस्प्लेस हुआ है, एस डिस्प्लेस हुआ है। तो मुद्दा क्या आता है यहां पर कि अगर एस डिस्प्लेस हुआ है तो किसका डिस्प्लेसमेंट ले। देखो भाई अगर ये पॉइंट की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो ये पॉइंट है तो सारे पॉइंट सेम अमाउंट में डिस्प्लेस हुए हैं। तो यहां पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी लिख देते हैं तो चल जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी लिख देते हैं तो चल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एस एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी से ज्यादा बेटर क्या होता है लिखना, हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है। अब इसके सारे पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट पे जा रहे हैं, है ना। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट इस केस में देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बोलो या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स बोलो, दोनों चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है एक बॉडी होती है जिसमें
बॉडी अलग, बॉडी का हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करता है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है वो अलग डिस्प्लेसमेंट करता है। तो क्लियर है क्या बात है यहाँ पे? तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है। तो जैसे यहां पर फोर्स लगा तो इसकी कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ एक्स हुआ, तो उसका मॉडुलस लेंगे। अब दूसरी बात आती है थीटा क्या है बच्चों, थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन बच्चों, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थीटा इज एंगल बिटवीन एफ, जो जैसे मान लो फोर्स लाइन है, मान लो यहां पे जैसे इधर की तरफ जा रहा है और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो। तो इस केस में जो दोनों के बीच एंगल है जीरो है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे हम लोग देख सकते हैं, यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो सकता है, एफ एस कॉस जीरो। तो जो वर्क डन होगा, अगर यहां देखें एफ फोर्स का एस दूरी पर वर्क डन होगा, वो एफ एस कॉस जीरो हो जाएगा, तो विच इज एफ एस। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है बातें यहां पे? अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाली है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कैसे बच्चों? हम लोग जैसे मान लो एक कि कैसे डिस्प्लेसमेंट को ही, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ही कंसिडर करते हैं। तो दिस इज दी, लेट्स अज्यूम वी हैव दिस वॉल, और यहां पर बच्चों एक रॉड है, ठीक है? ये रॉड ले लेते हैं, ओके, ठीक है? चलो ऐसे रॉड ले लेते हैं, और ये मान लो यहां पर हिंज्ड है। ऐसे कोई भी रॉड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिंज्ड है, एंड हिंज का मतलब होता है दिस कैन रोटेट, ऐसे करके रोटेट कर सकता है, ऐसे करके रोटेट कर सकता है, ठीक है? अब मुद्दा क्या आता है, बस मैं तुम्हें यहां पर ये दिखा रहा हूं कि वर्क डन जीरो होगा या नहीं होगा फोर्स का। तो देखो यहां पर अगर मैं इस बॉडी का एफबीडी बनाऊं बच्चों, इस बॉडी का एफबीडी बनाऊं, ये लो मैंने बॉडी का एफबीडी बना दिया, ठीक है? तो तुम्हें पता है एक एमजी नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे, और यहां पर एक हिंज फोर्स लग रहा होगा यहां पर। ये बात समझना जिन्हें नहीं आ, इस बॉडी का मैंने एफबीडी बना दिया और यहां पर हिंज फोर्स लग रहा होगा, एक सेंटर ऑफ मास में एमजी लग रहा होगा और यहां पर हिंज फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट है? अगर सेंटर ऑफ मास पे एमजी लग रहा है और हिंज फोर्स पे हिंज फोर्स लग रहा है, अब मैं बोलूं दोनों का वर्क डन क्या होगा जब ये यहां पहुंच जाएगा, कहां पर भाई, ये रॉड मान लो ऐसे करके कुछ ऐसे टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया थीटा एंगल, ठीक है? तो तुम्हें पता है ये जो सेंटर ऑफ मास यहां लग रहा था, अब सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रहा था तो नीचे की तरफ लगेगा, करेक्ट है? और हिंज फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, कुछ दिख रहा है आपको? अब इंटरेस्टिंग सी बात है कि देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, सेंटर ऑफ मास वाला फोर्स यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, कुछ है ना, डिस्प्लेस किया, लेकिन जो हिंज वाला फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, यहां पर भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, यहां पर भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, यहां पर ये अलग पॉइंट से पास हो रहा है, यहां पर ये अलग पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसका मतलब एमजी का जो फोर्स है वो डिस्प्ले, जो एमजी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है, एमजी का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है बच्चों, एमजी का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है, ठीक है, एमजी का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है वो तुम्हारा शिफ्ट कर रहा है, लेकिन जो हिंज का है, हिंज का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है जहां पर लग रहा है, इस बात को ध्यान से समझो वरना गड़बड़ लगेगा, कि यहां पर जहां पर हिंज फोर्स लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा, तो एक्चुअल में क्या होगा कि वर्क डन बाय हिंज फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ही डिस्प्लेस नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो चुका है, ये क्वांटिटी ही जीरो हो चुकी है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होने वाला है, करेक्ट है बात? अगर mg की बात करेंगे तो वर्क डन ड्यू टू mg इज गोइंग टू बी नॉन जीरो, ये समझना, वर्क डन ड्यू टू mg इज गोइंग टू बी नॉन जीरो। अभी हम निकालते नहीं है, लेट्स सी लेटर की कितना होता है, बट हमें ये पता चल गया किसकी वजह से जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स यहां लग रहा है देखो, और इसका वर्क डन, अब इसमें तुम अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट लोगे तो सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है ना बच्चों, ये इंटरेस्टिंग सी बात है, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो हर एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो हर एक पॉइंट पर अगर फोर्स लगेगा तो सब पे अलग अलग फोर्स आएगा, जैसे सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रहा है वो दैट इज mg, इसका वर्क डन डिफरेंट आने वाला, नॉन जीरो आएगा। लेकिन ये बेचारा जो यहां पर लग रहा है हिंज पे, हिंज फोर्स तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, देखो यहां पे था पहले, हिंज पॉइंट तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, और यहां भी बाद, पहले यहां पे था बाद में यहां पर आ, तो ये यही रह गया, तो इसकी वजह से कोई वर्क डन ही नहीं होगा। आई होप ये आसान सी बात समझ आ रही होगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि जो एस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और फिजिक्स अगर अच्छे समझना तो हमें इस पॉइंट को भी अच्छे से समझना पड़ेगा, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, तो एफ डॉट एस हो गया, करेक्ट है? हालांकि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आपके इसमें नहीं आएगी, लेकिन हमें पता होनी चाहिए, अभी अभी नहीं आएगी, रोटेशन में आते आते, रोटेशन इसके बाद का चैप्टर है, वहां तक आते आते ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है? तो हम जब भी जो भी चीज डिफाइन करेंगे उसे ओवरऑल अच्छे से डिफाइन करके ही करेंगे। तो जो वर्क डन डिफाइन हमने किया यहाँ पर दैट इज एफ डॉट एस, वेयर एफ इज कांस्टेंट फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स,
एंड अगर इसका मॉडुलस लेते हैं तो वर्क डन का जो मॉडुलस होता है बच्चों दैट इज मॉड एस कॉस थीटा। एफ एस तो पता ही उसका दोनों का मॉडुलस हो गया, थीटा क्या दोनों के बीच का एंगल। करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। बहुत आसान सी बात है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाते हैं। फॉर्मूला पता चल चुका है, फॉर्मूला एक बार यहां लिख लेते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू एफ डॉट एस बच्चों, ठीक है ना। और दोनों का मतलब हमें पता चल चुका है, तो इसी फॉर्मूले को बार बार ध्यान से अप्लाई करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, मैं एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। और हम वर्क डन ऐसे बॉडीज का यहाँ पर जो मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करते हैं जो एक्चुअल में डिस्प्लेस हो रहे थे उन्हीं का आता है। अगर डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा तो हम बोल देते हैं जीरो होता है। हालांकि कई बार फील होता है बच्चों कि हम वॉल को धक्का मार रहे हैं और हमारी एनर्जी तो खत्म हो रही, फिर वर्क डन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम ऐसे वाले वर्क डन को कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर मान लो वी हैव दिस ब्लॉक ऑफ मास एम मास है, ठीक है, और इस पे देखो इधर की तरफ F1 फोर्स लग रहा है, ध्यान से समझना, और इधर की तरफ F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, F1 जो है वो ग्रेटर देन F2 है और फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज जीरो। ठीक है, अभी मान लेते हैं म्यू जीरो है। ठीक है, अब क्या है, ये ओवरऑल ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो गया, लेट अस अज्यूम T0 पे यहां था। और ये फोर्स, एक बात और याद रखेंगे, ये फोर्स कंटिन्यूअसली लगना चाहिए। जैसे अगर वर्क डन निकाल रहे हो तो बॉडी पे फोर्स कंटिन्यूअसली लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट लगे। इसीलिए मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है तो जब तक फोर्स वहां लग रहेगा तब तक का डिस्प्लेसमेंट देखना है ना। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि ऐसा नहीं कि फोर्स हट गया तो भी तुम डिस्प्लेसमेंट काउंट कर जा रहे हो, नहीं, जब तक फोर्स लग रहा है तब तक का ही डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है। तो अगर मान लो भी T0 पे यहां था, आफ्टर टाइम टी के बाद यहां आ गया। ठीक है, आफ्टर टाइम टी के बाद यहां आ गया, करेक्ट है। अब यहां आ गया है ब्लॉक, तो कितना डिस्प्लेस कर गया इसका। अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चों तो लेट्स अज्यूम इसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है, एस, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट है एस बच्चों, मान लेते हैं एस है, कुछ डिस्प्लेस कर गया, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लो T0 से T इक्वल टू T तक ऑब्जेक्ट ऐसे स्लिप करके बना देते हैं। देखो स्लिप करके यहां पर आ गया, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो ये एस डिस्प्लेस कर गया। तो आपसे पूछता है, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा वर्क डन बाय F1 कितना हो, वर्क डन बाय F1 कितना हो। हम हर एक इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन निकालना सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। तो वर्क डन बाय F1 कितना होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, अब ये कांस्टेंट फोर्स है, दोनों F1 एंड F2 बोथ आर कांस्टेंट फोर्स एंड दिस इज कांस्टेंट फोर्स, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, कांस्टेंट फोर्स है बच्चों। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स है F1। अब अगर वर्क डन बाय F1 निकालना तो क्या होगा, F डॉट एस, पहले फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लिखो। अब क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे, इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। अब जिस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं, किस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं, F1 का निकाल रहे हैं, तो F1 ले लेते हैं। ठीक है, F1 ले लेते हैं। F1 इंटू डिस्प्लेस कितना किया, डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस कितना, S ले लेते हैं, है ना, F1 इंटू एस। अब इन दोनों के बीच का एंगल, क्या हुआ, देखो फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों सेम एरो में, एंगल जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो। ये बात प्लीज ध्यान रखना, कोई गलती नहीं करेगा, कॉस जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, अरे पता होना चाहिए, 1 होती है। तो F1S, और ये पॉजिटिव वर्क डन आ गया। इसका मतलब इसने एनर्जी बढ़ाई होगी सिस्टम की, ब्लॉक की, इसने एनर्जी बढ़ाई होगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क डन किया। एक्सटर्नल फोर्स ने ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क डन किया। अगर एक्सटर्नल फोर्स ने ब्लॉक पे, मतलब समझ रहा ना, तो ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क किया होता तो वो नेगेटिव डिक्रीज करे एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज करे। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू F2 फोर्स अगर निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो ब्लॉक तो अभी भी राइट की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। और अच्छा, यहां पर मैं कहूंगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया ब्लॉक ऑफ डिस्प्लेसमेंट की तरफ, अरे सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, सारे पॉइंट तो सेम लेंथ से, सेम डिस्टेंस से आगे जा रहे हैं, तो सारा पॉइंट ही, तो जहां पे भी लगेगा वो भी एस जा रहा होगा, जहां फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो यहां फोर्स लग रहा है तो ये भी ऐसी गया होगा ना, देखो यहां से यहां तक की दूरी एस होगी। अब यहां से यहां की दूरी देखेंगे तो ये एस ही होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एस दूरी, सारे पॉइंट एस दूरी तय कर रहे हैं, तो जहां पे भी लग जाए सब एस दूरी तय करेगा। ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू F2 क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। अब यहां पर मॉड ऑफ एफ कितना है बच्चों, मॉड ऑफ एफ कितना है, मॉड ऑफ एफ ध्यान से समझना, F2 है, डिस्प्लेसमेंट कितना एस है। अब दोनों के बीच का एंगल देखते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का इधर की तरफ है, तो सारे पॉइंट का इधर की तरफ होगा, तो ये पॉइंट जहां लग रहा है वहां पर भी इधर की तरफ होगा।
और फोर्स देखो इधर की तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, दोनों के बीच एंगल होगा 180 डिग्री, है ना। तो cos 180 डिग्री, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला यार, कुछ नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हलवा सा है। तो जाएगा माइनस एफ टू एस, है ना, माइनस, क्योंकि cos 180 क्या होता है, cos 180 बच्चों आपको पता होना चाहिए, cos 180 इक्वल्स टू -1, cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 90 इक्वल्स टू 0। ये सारी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखी होगी, प्लीज आपको याद हो तो बेटर है आपके लिए। तो माइनस एफ टू एस, अब यहां पर क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज करा होगा बॉडी का, यहां एनर्जी डिक्रीज करा होगा, क्यों, नेगेटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब बॉडी पे उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अच्छा वर्क क्या है, वर्क पहले बहुत सारे बच्चे कहते भैया आप ना ये इसकी यूनिट नहीं बताते, अरे यूनिट तो पता होती, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा सोच सकते हैं यूनिट के लिए, तो सिर्फ थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। तो एक्चुअल में फोर्स की जो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल्स होती है ना। अगर फोर्स इंटू एस करोगे, फोर्स इंटू एस करोगे ना, फोर्स इंटू एस करोगे, एफ डॉट एस करोगे, तो इस केस में क्या आएगा ये बात ध्यान रखेंगे, फोर्स इंटू एस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो और स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो बहुत सारे बच्चों को नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, तो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, नहीं, ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होती है। एग्जांपल दे देता हूं, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी होती है, जैसे वर्क डन पॉजिटिव भी है और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, इस बात को ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, इट्स स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, और ये वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जूल्स होती है, ठीक है बच्चों। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखें, वर्क डन की यूनिट या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की मीटर हो जाती है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड जूल्स, ठीक है। तो दो चीजें आप लोग और याद कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो चलो यूनिट ही हो गई। तो वर्क डन बाय, यहाँ पर जो वर्क डन हम निकाले नेगेटिव आ गया, क्लियर है बातें। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव वर्क डन है, और ये स्केलर क्वांटिटी की बात मैं कर रहा था कि स्केलर क्वांटिटी है, और पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी, देखो पॉजिटिव भी आ रहा, तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, भैया पॉजिटिव भी कर दिया नेगेटिव कर दिया तो स्केलर, अरे भाई स्केलर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है। चलो और स्केलर ऐसा बता देता हूँ, जो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, टेम्परेचर याद है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर स्केलर है पॉजिटिव, उसकी टेम्परेचर की डायरेक्शन होती है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो टेम्परेचर एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, और टेम्परेचर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर सुना होगा, नेगेटिव टेम्परेचर भी सुना होगा, तो इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है ना। साइन से जो साइन आता है ना प्लस माइनस, इससे हम स्केलर और वेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते, वेक्टर स्केलर डिसाइड करने का सीधा फंडा है पहला, कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनकी उनका मैग्नीट्यूड होता है, उनका डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर लॉस फॉलो करते हैं, और स्केलर क्वांटिटी के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करते हैं, तो ये बात याद रखें, ठीक है। तो यहां पर अच्छा, यहां पर दोनों फोर्सेस का दोनों फोर्सेस हमने निकाल लिया। अब देखो यहां पर और भी फोर्सेस लग रहे होंगे, तुम ध्यान से देखोगे तो देखो अब यहां पर और भी फोर्सेस लग रहे होंगे, हमने दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकाल लिया, F1 का निकाल लिया बच्चों, F2 का निकाल लिया। अब ये नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, और नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब बताओ वर्क डन, अब देखो अगर यहां से यहां तक मान लो डिस्प्लेस किया है, मान लो यहां से तक डिस्प्लेस किया ना, कितना डिस्प्लेस किया, s डिस्प्लेस किया था। तो अब अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया नॉर्मल का वर्क डन निकालना क्यों, अरे भाई निकालने के लिए बोल दिया तब क्या करोगे। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेस इधर की तरफ हो रहा है और फोर्स देखो इधर की तरफ लग रहा है, तो कितना एंगल होगा 90, और फॉर्मूला क्या कहता है, एफ डॉट एस, है ना। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 है तो लिखेंगे मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस कॉस 90। बताओ कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम जब तक हमें वर्क डन निकालना है तो तब तक परपेंडिकुलर है, 90 है, दिख रहा है 90, अगर 90 तो सीधा दिमाग मत लगाओ, अगर फोर्स इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट of point of application of force is perpendicular to each other, then work done by force must be zero. Please make sure understand this line. If F vector and S vector is perpendicular, दो साइन में लिखने में आसान हो जाता है ना, टाइम बच जाता है, perpendicular to each other, then work done by force must be zero. If, लेकिन ध्यान रखना, we need to बहुत स्ट्रांगली चेक करना पड़ेगा कि वर्क डन है क्या, वर्क डन में डायरेक्शन क्या है, मतलब बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये बातें आसान सी लग रही होगी। अच्छा एमजी का क्या होगा, फटाफट बताओ, एमजी भी तो नीचे लग रहा है, एमजी का वर्क डन क्या होगा, अरे एमजी भी तो इसके साथ देखो डिस्प्ले, एमजी इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, दोनों 90 है, फर्क नहीं पड़ता, 90 होना चाहिए, कहीं ऐसे भी 90 होता तो भी हम लोग मान लेते हैं, मान लो इधर एमजी, मान लो इधर कोई फोर्स एफ लग रहा होता ऐसे करके, और ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम इसको बोल देते हैं 90, इसका वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के लिए जीरो हो जाता है, ठीक है।
तो वर्क डन ड्यू टू mg भी तुम्हारा क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और mg वेक्टर के बीच में एंगल 0 है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, इतना कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर अच्छा, अब यहां पर एक और छोटी सी चीज पूछता जो मैं चाहता हूं इंट्रोड्यूस हो जाता हूं आगे, कि टोटल वर्क डन क्या होगा। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, अगर से वर्क डन ऑन द बॉडी बोलते हैं, वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी क्या है, तो अगर टोटल ये है, टोटल वर्क, चाहे पॉजिटिव वर्क डन हो चाहे नेगेटिव वर्क डन हो, टोटल वर्क डन ऑन बॉडी। ठीक है, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, एंड दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस का जो वर्क डन इंडिविजुअल। तो जैसे F1s का क्या था, प्लस F1s था, आपने अभी निकाला था, और इसका F2 का क्या था, माइनस F2s था। वर्क डन ड्यू टू mg आपका 0 था, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल 0 था। तो टोटल जो वर्क डन आएगा F1s माइनस F2s होगा। ठीक है, अब देखो F1s बड़ा था, इसीलिए मैंने दिया था तुम्हें एनालिसिस पर्पज से। देखो F1s बड़ा था, F1 बड़ा था, F1 बड़ा था, F2 छोटा था, F1 बड़ा था, F2 छोटा था। तो इसमें इसका वर्क डन ज्यादा होगा, इसका वर्क डन ज्यादा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका वर्क डन ज्यादा होगा और इसका वर्क डन कम होगा, इसका वर्क डन ज्यादा होगा, इसका वर्क डन कम होगा। ओवरऑल क्या होने वाला, ओवरऑल पॉजिटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी ब्लॉक की बढ़ रही, ओवरऑल, क्योंकि इंडिविजुअल फोर्स एनर्जी बढ़ा रहा घटा रहा वो सेकेंडरी है। हम ये भी निकाल सकते हैं कि इंडिविजुअल फोर्सेज एनर्जी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, दैट डिपेंड्स ऑन दी, हमने इंडिविजुअल फोर्सेज का जो सम निकाला वर्क डन का, दैट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ओवरऑल हमारा पॉजिटिव है तो इसमें ओवरऑल बॉडी की एनर्जी बढ़ रही है, अगर ओवरऑल नेगेटिव है इसमें ओवरऑल एनर्जी घट रही। बच्चों है ना कमाल की बातें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत कमाल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत कमाल का क्वेश्चन करते हैं। तो वर्क डन बाई एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, वर्क डन निकालना है और हमें वर्क डन बाई फोर्स निकालना है, और हम इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन ले लिया, फिक्स्ड, ये लो। ठीक है, ऑलराइट। अब ये सरफेस आ गया, ये सरफेस आ गया, मान लो ओ गायब हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये है आपका फिगर। तो यहां पर क्या हुआ है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स्ड है, ध्यान से समझना, इंक्लाइन प्लेन और फिक्स्ड है, ये देखो फिक्स्ड है, और यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक है, पॉइंट मास मान लेते हैं, इसका मास m है, और हमने इसको टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज कर दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज कर दिया, एंड लेट अस अज्यूम कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट कि इसको रोक पाए। फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे, स्मूथ सरफेस नहीं, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस नहीं, क्या है, रफ सरफेस है। अब इसको हमने ड्रॉप कर दिया, करेक्ट है। अगर हमने ड्रॉप कर दिया तो स्लिप करके नीचे आएगा। अब यहां मैंने माना है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वेट वाले कंपोनेंट से कम है, तो नीचे आएगा, पक्की बात है, स्लिप करके नीचे आएगा। तो मान लो स्लिप करके यहां पर आ गया। ठीक है, स्लिप करके बच्चों यहां आ गया, है ना, ओके, स्लिप करके यहां पर आ गया, ऑलराइट, ओके, हाँ, तो यहां पर आ गया, करेक्ट है। अब ये स्लिप करके यहां पर आ गया, तो यहां पर कितने फोर्सेस लग रहे कंटिन्यूअसली। अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूं, एग्जांपल लेके कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर यहां मैं फोर्सेस देखने की कोशिश करूंगा बच्चों, तो देखो एक तो नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा होगा हमेशा, ऐसे करके, है ना, एक तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, और दूसरा mg सीधा नीचे की तरफ लग रहा होगा। और बॉडी अगर स्लिप कर रही नीचे की तरफ स्लिप कर रही, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। और सिर्फ म्यू दिया है, तो म्यू एस और म्यू की हम लोग सेम मान सकते हैं। और जिन बच्चों ने फ्रिक्शनल फोर्स की क्लास अटेंड नहीं किया, वो प्लीज पीछे जाएं और क्लास के बाद उसे अटेंड करें और उसको एंजॉय करें क्लास को, उसको। ठीक है, तो नॉर्मल है, ये mg, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, इस ब्लॉक पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, जो m मास का ब्लॉक, इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन तीनों फोर्सेस का जो वर्क डन होगा वो निकालना चाहते हैं। तो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाई mg पहले निकालते हैं, वर्क डन बाई mg। ठीक है, तो वर्क डन बाई mg क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा, कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो F डॉट S, करेक्ट, F डॉट S। फिर से तोड़ोगे, अभी वर्क डन सारे फोर्सेस का वर्क डन एक साथ निकाल, एक एक करके निकालेंगे, और टोटल निकालेंगे तो हम ऐड कर देंगे। अब इंडिविजुअल फोर्सेस का निकालते तो क्या होगा, मॉड ऑफ F मॉड ऑफ S cos थीटा, करेक्ट है। अब यहां पर किस फोर्स का हम वर्क डन निकाल रहे हैं, mg का, तो मॉड्यूलस ऑफ फोर्स, दैट मॉड्यूलस ऑफ द फोर्स इज mg। अच्छा, डिस्प्लेस कितना किया, डिस्प्लेस कितना किया, देखो हमें यहां पर ये हाइट दे रखी है h,
हमें डिस्प्लेसमेंट हमें पता ये है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना, लेट्स अज्यूम दिस इज एस, हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, एस, तो मॉड्यूलस ऑफ एस इज एस, ठीक है, करेक्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक देखना होता है, क्योंकि अच्छा वही सेम बात, जब तक सारे बॉडी, अब देखो एक पॉइंट मास है तो पॉइंट मास पे ही फोर्स लग रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एक ही पॉइंट पे सारे फोर्सेज मान सकते हैं, और इसका सारा पॉइंट मतलब सारे फोर्सेज एक ही पर्टिकुलर पॉइंट मान सकते हैं, इस बात को प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि सारे जब भी कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशन करते हैं ना, उसको एक ही पर्टिकुलर पॉइंट मान सकते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशन करे तो उसको हम लोग सिंगल पॉइंट मान सकते हैं, ऐसे सिंगल पॉइंट, करेक्ट है। एम जी इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब देखो, अब यहां पर देखो एम जी इधर की तरफ लग रहा, नीचे की तरफ लग रहा, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, ध्यान से समझना, एम जी इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, क्योंकि दिस इज थीटा तो दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, तो जो यहां पर वर्क डन होगा cos 90 माइनस थीटा, mg cos थीटा, mgs cos थीटा, तो जाएगा mgs sin थीटा। अब एक्चुअल में s दिया हुआ नहीं था, दिया हुआ क्या था यहाँ पे h, अगर दिया हो तो आप इसी के टर्म में आंसर कर सकते हो, लेकिन यहाँ h दिया था, ये तो हमने माना था, वी दिस इज गिवन। अब ये थोड़ा समझना, डेटा को मैंने जानबूझ के ऐसा दे दिया कि ताकि आपको ये पता हो और आप ये निकाल पाओ, है ना, तो ये तो दिया नहीं था, बट ये दिया था, तो ये दिया हुआ था अगर, तो ये वाला एस के टर्म में निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, दैट इज साइन थीटा, साइन थीटा बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू एच बाई एस, एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एस साइन थीटा की जगह पे एच लिख सकते हैं, तो जो वर्क डन ड्यू टू एमजी दैट इज एमजी एच। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात पता क्या आती है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग सी बात क्या आएगी कि जो वर्क डन एमजी का होगा हमेशा, वर्क डन एमजी का होगा हमेशा, वो वर्टिकल हाइट के चेंज पे ही दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, देखो जैसे ये यहां से यहां तक आया है ना, तो वर्क डन ड्यू टू एमजी सिर्फ वर्टिकल हाइट के चेंज पे डिपेंड करता है, जैसे यहां से यहां तक वर्टिकल चेंज कितना है, एच है, ये एच है, एच पे ही डिपेंड करता है, अगर ऐसे भी आता तो भी इसी हाइट पे डिपेंड करता है, ये सेम हाइट के साथ चाहे जैसा इंक्लिनेशन होता, हर एक केस में एमजी का वर्क डन जीरो आता है, क्योंकि यहां पर देखो अगर ऐसा होता, मान लो इंक्लाइन प्लेन ऐसा होता, ठीक है, या ऐसा होता, या ऐसा होता, क्योंकि वर्टिकल हाइट चेंज हर में क्या हुआ है, एच, चार पॉइंट चार ब्लॉक ऐसे करके होता, चार ब्लॉक ऐसे करके होता, चार ब्लॉक ऐसे, मतलब तीनों सेम पॉइंट से शुरू कर रहा मान लो, तो यहां आने पे, यहां आने पे और यहां आने पे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना, हर बार वर्टिकल हाइट पे ही डिपेंड करता है, तो वर्क डन ड्यू टू एमजी इज एमजीएच, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस एमजीएच, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस एमजीएच, है ना, तो अगर नीचे की तरफ आता है तो एनर्जी बढ़ाता है, ऊपर की तरफ जाता है तो एमजी एनर्जी घटाता है, ये बात समझ आ रही, एमजी ही आपका एनर्जी बढ़ा भी सकता है बॉडी की, एमजी ही आपकी एनर्जी बॉडी की घटा सकता है, क्योंकि देखो जब नीचे आएगा तो नीचे की तरफ ही फोर्स है, नीचे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच एंगल जीरो है, ठीक है, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है एमजी का वर्क, सिर्फ एमजी के लिए बोल रहा हूं, अभी सिर्फ एमजी के लिए बोल रहा हूं, और कॉमन सेंस लगा के इसको हम लोग और जगह इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल एमजी के लिए बोला, एमजी जो होगा वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है ना, एमजी सिर्फ नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, तो जो वर्क डन होगा वो सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा, और नीचे आने पे, अगर नीचे आ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही होगी, पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि और ऊपर जा रहा होगा तो एनर्जी घट रही होगी, करेक्ट है। चलो एक पॉइंट और हो गया आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू एमजी हो गया, कमाल हो गया, वर्क डन ड्यू टू एमजी। दूसरा पॉइंट लेते हैं, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल कितना होगा, अब वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल की बात करेंगे, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल बच्चों क्या होगा, बहुत आसान सा, इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा, इधर की तरफ लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच एंगल कितना 90, और मैंने क्या बोला था, जब भी 90 आएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सीधा वर्क डन जीरो, कुछ सोचो मत, फिर याद रखो इसे, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल इज गोइंग टू बी जीरो। तीसरा पॉइंट, तीसरा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन बच्चों, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, अब ध्यान से देखना, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा ब्लॉक पे, अगर हम इसका एबीडी यहां बना ले बच्चों, तो ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ एफ के लग रहा हो, और डिस्प्लेस कितना किया एस, ठीक है, एस डिस्प्लेस्ड है, करेक्ट है, तो फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ एफ, कांस्टेंट फोर्स है, मॉड ऑफ एस कॉस थीटा, करेक्ट है बिल्कुल, मॉड ऑफ एफ कितना, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना एस इनटू कॉस 180 डिग्री, एंड दैट इज माइनस एफ के एस। अब कहोगे भैया एफ के की वैल्यू कितनी होती है, एफ के क्या होता है, क्या बताया था, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एफ के इज ऑलवेज म्यू के एन, तो म्यू के एन मतलब म्यू एन, और एन क्या होगा यहाँ पे बच्चों, अगर तुम एन देखोगे तो इसका कंपोनेंट जब लोग एमजी का, इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, एमजी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, एमजी
साइन थीटा। तो ये तो याद ही रहे तो बेटर है, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, हमेशा याद ही रहता है बच्चों को। अब यहां पर जो एन आएगा वो होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। अगर हम यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, कॉस थीटा, ध्यान से समझना, यहाँ कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, देखो हमें हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है। अब एस, अब यहां पर ये चीज समझने की आवश्यकता है तुम्हें कि एस तो पता नहीं, एच के टर्म में इसे डालना है, तो अब उसे एच के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो अगर हम लोग यहां पर, ठीक है, ये एस है, ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर अगर ये थीटा है तो यहां कॉस थीटा बच्चों क्या होगा, कॉस थीटा इज गोइंग टू बी रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना, एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, क्लियर है बातें, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एस हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग उठा के यहां रख सकते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन, अब देखो गिवन डेटा के टर्म में ही वैल्यू डालना, अपनी मर्जी से डाल दोगे तो फंस जाओगे, जो दिया है उसके हिसाब से, जैसे यहां पर सिर्फ एच दिया हुआ था, ये सब तो हमने निकाला ना, एस तो हमने माना था और ये हमने निकाला है, ठीक है। तो जो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स होगा बच्चे, हो जाएगा एफ के वैल्यू तुम्हें पता चल चुकी है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड दैट कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एस इनटू एस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एस एस कैंसिल हो गया है, तो जो बेस का जो लेंथ होगा, अब बेस का लेंथ निकालना पड़ेगा, तब हमें रियलाइज होगा कि यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अभी इनफैक्ट अब देखो एस अभी भी अननोन है, हम लोग यहां पर ऐसा कर सकते थे, वर्क डन ड्यू टू एफ के जो होता, तो हम ये यही समझने वाली बात है कि माइनस म्यू एम जी रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर सकते थे। अच्छा, यहां पर बहुत बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया आप यहां पर जैसे कहा गया, ये आपका कॉस थीटा है, राइट, एस को हम लोग ऐसा कर देते, जैसे एस की वैल्यू है, एस को हम लोग क्या डाल देते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया एस को हम लोग डाल सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई एस, एस को हम लोग क्या डाल सकते थे, एच बाई साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां पर एस आ रहा था नोन, तो हम लोग यहीं पर देखो, यहां पर, या वी कैन से यहां पर, ये देखो यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर ये यहां होता म्यू एम जी कॉस थीटा, और एच की जगह डाल देते हैं एच बाई साइन थीटा। एक्चुअल में क्या होता है, हमें देखो थीटा तो पता है, एच भी पता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो बेस लेंथ दिया होता तो बेस लेंथ के टर्म में लिख देते, क्योंकि ये बेस लेंथ है, और आपको बेस लेंथ नहीं पता है तो आप इसके टर्म में लिख सकते हो, दैट इज माइनस के साथ आएगा, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू, और कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इंटू एच। अब देखो यहां पर एच पता है, थीटा पता है, म्यू पता है, एमजी पता है, तो आपको वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। तो अगर वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स मिला, दैट इज नेगेटिव, ध्यान से समझना, दैट इज नेगेटिव, करेक्ट है, तो ये एनर्जी डिक्रीज कर रहा होगा ब्लॉक को। तो वर्क डन टोटल कितना होगा बच्चों, वर्क डन टोटल कितना होगा, एक तो एमजी का जो वर्क डन था वो एमजीएच आ रहा था, आपको याद होगा, नॉर्मल का वर्क डन 0 था, और इसका वर्क डन म्यू एमजी कॉट थीटा इंटू एच, और थीटा पता है आपको, थीटा गिवन रहेगा डेफिनेटली, तो ये टोटल वर्क डन हो गया। अगर ये पॉजिटिव आता सॉल्व करके, अगर ये पॉजिटिव आता मतलब ओवरऑल ब्लॉक की एनर्जी बढ़ा रहा है, एंड इफ दिस इज नेगेटिव, देखो वर्क डन टोटल, इस बात को समझना, अगर वर्क डन टोटल, मैं यहां लिख देता, अगर वर्क डन टोटल इक्वल्स टू पॉजिटिव, इसका मतलब एनर्जी एनर्जी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ये मैं मल्टीपल टाइम लिख सकता हूं, वर्क डन टोटल इक्वल्स टू नेगेटिव, ब्लॉक की एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, नेगेटिव आ गया अगर वर्क डन टोटल, तो अगर जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन पॉजिटिव आता है तो एनर्जी बढ़ा रहा होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अगर नेगेटिव वर्क डन है तो एनर्जी घटा रहा होगा, करेक्ट है। बार बार रिपीट ही किया मैंने चीजें ताकि आपको ये चीजें दिमाग में बैठ जाए, करेक्ट है, ठीक है। वर्क डन के और क्वेश्चन करते हैं, और सारे बहुत सारे क्वेश्चन करने की हमें आवश्यकता है, जैसे ये देखो करते हैं ना, मतलब वर्क डन निकालना आना चाहिए, क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट वर्क डन एनर्जी एंड ऑल, तो वी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कैलकुलेटिंग कि भैया कैसे वर्क डन निकालते हैं, कैसे एनर्जी निकालते हैं, कैसे पावर निकालते हैं, कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे उतना हमारे लिए कन्वीनियंस होगा। अब जैसे देखो ये एक मासलेस पुली है हमारे पास, क्वेश्चन देख लो, मासलेस पुली है, ठीक है, ये मासलेस पुली और मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस पुली, ठीक है, एंड मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। चलो वी हैव टू ब्लॉक्स, वन इज 2m अनदर इज m, ठीक है, एक m है और एक 2m है। अगर इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शनलेस पुली भी है ना,
मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, मासलेस स्प्रिंग है। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये नीचे जाना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल भी, स्ट्रिंग खींचती नहीं, हम जब तक बोलते नहीं तब तक इलास्टिक मतलब बेसिकली आइडियल स्ट्रिंग मान चलते, खींचती नहीं, मतलब ऐसे खींचने पे स्ट्रिंग खींचेगी नहीं, लेंथ बनी रहेगी। अगर मान लो ये एच हाइट नीचे आ जाता है, मान लेते हैं ये नीचे ही आएगा ना, तो मान लो एच हाइट नीचे आ गया तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितना ऊपर जाएगा, एच ऊपर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, करेक्ट है ना? क्योंकि जितना लेंथ इधर से कम होगा उतना, जितना लेंथ यहां से बढ़ेगा उतना ही लेंथ यहां से कम हो जाएगा, करेक्ट है? तो अगर दिया है, दिस इज गिवन कि अगर मान लो एच हाइट नीचे चला गया, गिवन मान लो एच हाइट नीचे चला गया, अब दोनों ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी बना लेते हैं, समझा रहा हूं क्वेश्चन, अभी एफबीडी बना दिया हमने। तो 2m मास का एफबीडी हमने बना दिया। देखो बेसिक को बहुत टाइम लगा के समझना होता है, अगर बेसिक को टाइम लगा के नहीं समझोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है और नीचे की तरफ 2mg लग रहा है। हमने कहा अच्छी बात है, ये 2m का एफबीडी हो गया। अगर m के एफबीडी की बात करेंगे तो उस पर सिर्फ एक टेंशन, अच्छा दोनों साइड टेंशन सेम होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक जो है वो एच हाइट नीचे आया है और ये वाला ब्लॉक एच हाइट ऊपर गया है अपने पॉइंट ऑफ से, मतलब ये समझ जाना ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है और ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, एच, करेक्ट है। अगर मैं जैसे अब इसमें एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश, सॉरी वर्क डन निकालने की कोशिश करूं, तो वर्क डन कैसे निकालूंगा? जैसे इस केस में वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या होगा बच्चों? वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या होगा? अब देखो इस ब्लॉक पे वी आर हैविंग टू फोर्सेस, दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, दो फोर्सेस लग रहे हैं, 2m मास का ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स ऊपर टी लग रहा है और नीचे की तरफ 2mg लग रहा है, करेक्ट है। अब इन दोनों की वजह से जो वर्क डन होगा हम निकाल सकते हैं। अभी हम टोटल वर्क डन की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम बस इंडिविजुअल ब्लॉक पे वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस है। तो ऊपर वाला टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है 2m ब्लॉक पे, तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या होगा? मॉडुलस टी मॉडुलस डिस्प्लेसमेंट विच इज एच। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों? मॉडुलस टी मॉडुलस एच इंटू दोनों के बीच का एंगल, देखो ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस टी एच, ठीक है ना, माइनस टी इंटू एच, नेगेटिव वर्क डन। इस वाले ब्लॉक पे जो टेंशन है वो इस ब्लॉक की एनर्जी घटा रहा है, करेक्ट है। वर्क डन ड्यू टू एमजी, वर्क डन ड्यू टू एमजी कितना होगा? वर्क डन ड्यू टू एमजी, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू एमजी कितना होगा? तो वर्क डन ड्यू टू जो एमजी होगा बच्चों वो होगा नीचे की तरफ 2mg लग रहा है और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ध्यान से समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड नीचे की तरफ का डिस्प्लेसमेंट, क्लियर बात है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नीचे की तरफ का डिस्प्लेसमेंट इनटू दोनों के बीच का एंगल, दोनों नीचे की तरफ ही है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0, तो cos 0, ठीक है, cos 0, तो हो जाएगा 2mgh। ये प्लस है या माइनस है? प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब क्या होगा? हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, प्लस है तो एनर्जी बढ़ा रहा है घटा रहा है? वर्क डन अगर ब्लॉक पे mg का वर्क डन पॉजिटिव इसका मतलब बढ़ा रहा है, एनर्जी बढ़ा रहा है, तो इस ब्लॉक पे दोनों फोर्सेस का वर्क डन पता चल गया। अच्छा चलो अच्छी बात है। अगर हमें वर्क डन ऑन m निकालना है दोनों ब्लॉक दोनों फोर्सेस के, तो यहां पर क्या है? t है और यहां पर mg है बच्चों, लेकिन यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ h है ना, तो यहां पर वर्क डन ड्यू टू टेंशन कितना होगा? इस बार जो टेंशन है ऊपर की तरफ है ना, तो बस आंसर होगा टेंशन ऊपर की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अच्छा सारे कांस्टेंट फोर्सेस, अभी कुछ वेरिएबल फोर्स नहीं किया, अभी जो हम वर्क डन निकाले सारे कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो T इंटू एच, T इंटू एच, और वर्क डन ड्यू टू mg कितना होगा? क्यों प्लस cos, ये जीरो हो जाएगा ना, cos 0 मतलब cos 1, तो T इंटू एच हो जाएगा, प्लस वर्क डन आ रहा है। अगर यहां mg का निकालेंगे तो देखो mg का मॉडुलस m हो गया, h का मॉडुलस h हो गया, दोनों के बीच एंगल 180 होगा क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो cos 180 हो जाएगा, फटाफट कर सकते हैं हम लोग, तो माइनस mgh हो गया। तो यहां पर जो mg का वर्क डन है एक्चुअली वो एनर्जी घटा रहा है, ब्लॉक एनर्जी घटा रहा है। तो टोटल, अब देखो ध्यान से समझना, हमने टोटल दोनों ब्लॉक पे दोनों फोर्सेस का, दोनों जो दो ब्लॉक थे, जैसे यहां पर ये वाला ब्लॉक था, इस पे दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकाल लिया, इस पे दोनों फोर्सेस जो लग रहा था उसका वर्क डन निकाल दिया। मैं आपको वर्क डन निकालना सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं वर्क डन टोटल क्या होगा बच्चों, तो वर्क डन टोटल का सबको ऐड कर दे। तो पहले वाले में क्या था? टी इंटू एच प्लस था, टी इंटू पहले वाले 2m में टोटल वर्क डन, माइनस टी इंटू एच था, प्लस 2mgh था, ठीक है बच्चों, और प्लस टी एच हो गया एम ब्लॉक में और माइनस mgh हो गया दूसरे ब्लॉक में, तो ये टी एच कट गया, तो वर्क डन टोटल कितना हो गया? 2mgh माइनस mgh, दैट इज mgh बच्चों,
तो ये वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पूरे सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी बढ़ रही, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है, पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है ओवरऑल। इंडिविजुअल पे भी हमें पता चल चुका कौन घटा रहा है कौन बढ़ा रहा है, और ओवरऑल सिस्टम पे भी पता चल गया कौन एनर्जी बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल जो टोटल वर्क डन आ रहा है, टोटल वर्क डन वो इंक्रीज हो रहा है, टोटल वर्क डन क्या है, इंक्रीजिंग है। करेक्ट है बात। एक ऐसा ही और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान होता है ये, मतलब तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला भी लगाना सिखा रहा हूं, कुछ ज्यादा खास डिफिकल्ट थोड़ी है। तो देख क्या है यहाँ पर, बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज मैंने जानबूझ के डाल दी है ताकि आपको थोड़ा डायनेमिक्स का फीलिंग बनी रहे। जैसे अपने पास दो पुलीज आ गई, एक पुली की हमने दो पुली लगा दिया। देखो यहाँ पर एक पुली ये थी, एक पुली ये थी, एक सिंगल स्ट्रिंग से जिसके ऊपर से पास हो रही थी, और यहाँ 3m मास है और यहाँ m मास है। ठीक है, अब ये दोनों को हमने छोड़ दिया। अगर मान लो हमने छोड़ दिया तो मान लो 3m मास, अच्छा डिस्प्लेस होगा है ना, डिस्प्लेस होगा। तो मान लो 3m मास कितना आ गया, h नीचे आ गया, h नीचे आ गया। अगर इफ 3m मास इज डिस्प्लेस्ड डाउन बाय 3h, तो h नीचे डिस्प्लेस हुआ 3m। इफ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इफ 3m मास गोज डाउन विथ h हाइट, ठीक है, देन फाइंड वर्क डन ऐसे पूछता है, वर्क डन बाई या तो फाइंड टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। फाइंड टोटल निकाल लेते हैं, टोटल निकालने के लिए इंडिविजुअल निकालने पड़ेगा। फाइंड टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या करोगे तुम, सेम तरीके से क्वेश्चन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एम ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, ये एम ब्लॉक हो गया आपका, ये वाला। तो इस पे ऊपर की तरफ सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन, इस पे अगर मान लो स्ट्रिंग की बात करते हैं, ये वाली स्ट्रिंग पे टेंशन टी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर टी लग गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होगा, एम जी। हम पहले एफबीडी बनाएंगे फिर डिस्प्लेसमेंट की चिंता करेंगे। अब यहां पर देखो ये टेंशन अलग है, तो यहां पर हम लोग टी डैश मानेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ लगेगा 3mg, ठीक है। अगर ये वाला ब्लॉक एच नीचे गया है, ये वाला ब्लॉक कितना नीचे गया है, एच। एच हाइट नीचे जाने में इसका वर्क डन तो चलो निकल जाएगा, बट ये कितना ऊपर जाएगा। अगर ये एच नीचे आया है, ध्यान से समझना, अगर ये एच नीचे आया तो ये ऊपर कितना जाएगा। बहुत सारे बच्चों के एच कर दो ना भैया, नहीं, बिल्कुल एच नहीं जाएगा। ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा। यहां पर हमें, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो डायनेमिक्स में, कि अगर देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पास हो रही है इसके ऊपर से, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ होगा उतना ऊपर की तरफ नहीं होगा। इस बात को समझना है, जितना इसका नीचे की तरफ होगा इतना ऊपर की तरफ नहीं होगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपको याद हो, मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट बताई थी कि अगर एक स्ट्रिंग है जो किसी मूविंग पुली के ऊपर से पास हो रही है, स्टेटमेंट 2 थी, इफ अ स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ मूविंग पुली, इसको याद रखने समय वहां फटाफट दिख जाती सिचुएशन। और मैंने डायनेमिक्स में बताया था, अगर नहीं देखा आपने तो प्लीज देखो उसे। तो ये एक स्ट्रिंग है जो पुली के ऊपर पास हो रही है, मूविंग पुली के ऊपर से पास हो रही है, और इसका एक एंड फिक्स्ड है, इसका ये वाला एंड फिक्स्ड है। देखो ये वाला एंड फिक्स्ड है ना, ये वाला एंड फिक्स्ड है। अगर ये वाला एंड फिक्स्ड है तो इस वाले एंड का जो एक्सेलेरेशन होता है उसका डबल एक्सेलेरेशन इस वाले एंड का होता है ना। इस वाले मतलब जो इस वाले एंड का एक्सेलेरेशन होगा उसके उससे डबल एंड का ये होगा एक्सेलेरेशन। निकाल भी चुके थे अगर तुम याद हो पुली पे बैलेंस करके। अगर तुम चाहो तो इस पुली पे देख सकते हो, इसका एक्सेलेरेशन 0 हो गया, इसका एक्सेलेरेशन a1 हो गया, और इसका एक्सेलेरेशन मान लो a2 हो गया। a1 प्लस 0 बाई 2, अगर हम ऐसे देख लो ना, आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर मान लो ये है, इस एंड का एक्सेलेरेशन कितना होगा, मान लो a1 है, इस एंड का एक्सेलेरेशन कितना है, 0 है, 0 मान लेते क्योंकि ये फिक्स्ड है ना भाई, ये इसका तो 0 होगा, ये फिक्स्ड है इस तरफ, इस एंड का एक्सेलेरेशन 0 होगा। इस एंड का एक्सेलेरेशन कितना होगा, मैंने a1 मान लिया, और नीचे वाले का मान लेते हैं ऊपर की तरफ a2 है। सारे ऊपर की तरफ है, तो लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास ऑफ में, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 0 बाई 2, साइन के साथ रखना, इक्वल्स टू ऊपर की तरफ है प्लस a2। तो जो a1 आ रहा है वो 2a2 आ रहा है, अगर तुम्हें रियलाइज हो रहा है तो यहां पर जो नीचे इसका अगर एक्सेलेरेशन a2 है तो इस वाले एंड का एक्सेलेरेशन क्या होगा, 2a2। ध्यान से समझना, अगर इस वाले एंड का एक्सेलेरेशन a2 है तो इस वाले एंड का एक्सेलेरेशन क्या होगा, 2a2। और मैंने एक चीज बताई थी कि अगर एक्सेलेरेशन के लिए हम रिलेशन निकाल पा रहे हैं तो सेम ही रिलेशन वेलोसिटी के लिए होल्ड करता है, सेम ही रिलेशन वेलोसिटी के लिए काम करेगा, और सेम ही रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए होल्ड करेगा। तो अगर मान लो ये ब्लॉक नीचे h गया है तो ये पॉइंट नीचे कितना आएगा, 2h आएगा। ये बात समझना, वैलिड फॉर वेलोसिटी, ये सेम चीज, वैलिड फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वैलिड फॉर
वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ नहीं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग सेम चीज लगा सकते हैं। करेक्ट है बात। अगर ये नीचे एच आया है, ये नीचे एच आया, तो ये एच आया तो ये भी नीचे एच आएगा, तो ये कितना आएगा 2h नीचे आएगा। अगर ये 2h एच नीचे आएगा तो ये तो इसके साथ तो फिक्स्ड ही है, तो अगर ये h नीचे आ रहा है तो ये ऊपर कितना जाएगा, ओ सॉरी ये 2h नीचे आ रहा है तो कितना ऊपर जाएगा 2h। तो इसका मतलब जो 2m ब्लॉक है ऊपर की तरफ कितना गया होगा 2h। ये समझने वाली बात है। हमें दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पता है। जिन बच्चों को ये वाली बात रिकॉल नहीं, वैसे इतनी आसान सी बात है, रिकॉल तो हो ही जानी चाहिए बच्चों, आप लोग तो स्मार्ट हो। तो ये वाली ब्लॉक, ये ब्लॉक अगर h नीचे आ रहा है तो ये पॉइंट h नीचे आ रहा है, ये पॉइंट 2h नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट 2h नीचे आएगा। फिर से मिटा देता हूं, ये h नीचे आ रहा है तो ये 2h नीचे आएगा, तो ये वाला 2h ऊपर जाएगा। आई होप तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2h। तो मैं इसका अच्छे से ब्लॉक बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना है। देखो ये m ब्लॉक है, ठीक है, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये कितना ऊपर डिस्प्लेस किया, कितना ऊपर डिस्प्लेस किया बच्चों, ये ऊपर डिस्प्लेस किया 2h। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करता हूं तो इस पे ऊपर t डैश लग रहा है और नीचे लग रहा है 3mg, है ना, और ये नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेस किया h। अब देखो यार t और t भी सेम नहीं है, t और t भी सेम नहीं है, ये t और t भी सेम नहीं है। हम t का रिलेशन में निकाल के इसको t के टर्म में बदल सकते हैं, कैसे, पुली का बीड बना के। यहाँ देखो ये हमने किया हुआ है बहुत बार। इस पुली, मासलेस पुली, ये सारे मासलेस पुली है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो मासलेस पुली ही मानना है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इधर t लग रहा है, इधर t लग रहा है, और नीचे की तरफ क्या लगेगा t डैश। तो हमें क्या दिखता है, अगर मासलेस पुली है तो t डैश इक्वल्स टू 2t बच्चों। तो यहां पर जो t डैश लग रहा होगा, देखो यहां पर t डैश लग रहा होगा, ये 2t के बराबर होगा। करेक्ट है ये बात, ठीक है, चलेगा। अब हमें फोर्सेस का अच्छे से आइडिया लग चुका है, फोर्सेस का अच्छे से आइडिया लग चुका है, फोर्सेस का अच्छे से आइडिया लग चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्सेस का इंडिविजुअल वर्क डन निकालेंगे। तो जैसे ये m ब्लॉक है, ये 2m ब्लॉक 3m ब्लॉक है, तो वर्क डन ड्यू टू mg कितना होगा बच्चों, mg नीचे की तरफ है, 2h ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 180, तो माइनस mg इंटू 2h। इस वाले केस में वर्क डन ड्यू टू टेंशन कितना होगा, ऊपर टेंशन और ऊपर ही 2h, तो जगह t इंटू 2h। आई होप यू अंडरस्टैंड, करेक्ट है ये बात। अगर हम 3mg पे आते हैं, 3mg पे आते हैं, देख बड़ा ध्यान से इंटरेस्टिंग, तो 3mg इस वाले पे देखने की कोशिश करते हैं। वर्क डन ड्यू टू 3mg कितना होगा, वर्क डन ड्यू टू 3mg इक्वल्स टू नीचे की तरफ 3mg और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो 3mg h, और दोनों के बीच का एंगल 0 0। अगर कोई और एंगल होता तो एंगल के हिसाब से देखते हैं हम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अगर कोई और एंगल होता तो एंगल ही रखते, cos थीटा एंगल था, याद है ना, mod of f mod of s into cos theta, and theta is angle between force and displacement vector and displacement of the point of application of the force, right। तो ये 3mgh हो गया। तो फोर्स ड्यू टू टेंशन कितना 2t है यहाँ पे, है ना, और ये डिस्प्लेस कितना हुआ है h नीचे हुआ है, तो फोर्स 2t ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेस नीचे की तरफ हो रहा है ना, फोर्स 2t ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना h नीचे की तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना 180। तो आप क्या कहोगे 2t इंटू एच इंटू कॉस 180, तो कॉस 180 -1 होता, तो ये वर्क डन हो गया। तो हमने सारे फोर्सेस का वर्क डन निकाल लिया, इसमें और कोई फोर्सेस लग नहीं रहा, ब्लॉक पर कहीं कोई फोर्स लग नहीं रहा। मैंने कहा वर्क डन टोटल निकाल लेते हैं, वर्क डन टोटल होगा तो देखो ऐड कर देते हैं, माइनस mg इंटू 2h प्लस t इंटू 2h प्लस 3mgh माइनस 2th, तो 2th और ये वाला कट गया, तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी 3mgh और ये हो माइनस mgh, तो ओवरऑल हो जाएगा प्लस mgh। एक ओवरऑल जो वर्क डन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसमें एनर्जी बढ़ा रहा है। अच्छा ये बताओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये क्या कर रहा है, इस ब्लॉक पे जो वर्क डन है इसकी एनर्जी घटा रहा है, ये वाली इसकी एनर्जी बढ़ा रहा है। ये देखो समझने के लिए कॉन्सेप्ट बाद में बहुत रियलाइज होगा कि कौन सा फोर्स एनर्जी बढ़ाता है, कौन सा फोर्स घटाता है, ओवरऑल घट रहा है या बढ़ रहा है, ये चीज समझना। तो अगर यहाँ देखो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया बच्चे, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा एक चीज तुमने दोनों क्वेश्चन में कॉमन ऑब्जर्व किया होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन, देखो यहां पर भी वर्क डन ड्यू टू टेंशन 0 आ रहा था, देखो सम टोटल में, टोटल क्या होता है वर्क डन ड्यू टू टेंशन यहाँ पे 0 आ रहा था, और यहां पर देख रहे हैं तो हमने इस वाले क्वेश्चन में रियलाइज किया, तो यहां पर भी जो वर्क डन ड्यू टू टेंशन आ रहा था आपका 0 आ रहा था, वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या आ रहा था 0 आ रहा था बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड, वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या है 0। तो यहां पर कांस्टेंट फोर्स, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है जहां पे टेंशन इन्वॉल्व होती है स्ट्रिंग के थ्रू, जहां पर टेंशन स्ट्रिंग के थ्रू इन्वॉल्व होती है, तो वहां पर एक्चुअल में वर्क डन ड्यू टू टेंशन ओवरऑल 0 ही हो जाता है। जैसे किसी सिस्टम में स्ट्रिंग पास हो रही है तो एक्चुअली सारे स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसका वर्क डन आपका 0 ही आएगा। स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है ना, ये बात ध्यान रखें, लिख सकते हैं कि अगर एक सिस्टम है, लिख सकते हैं, अपने नोट्स तो लेके बैठते होंगे आई एम श्योर, ऐसे देखने के लिए नहीं बैठोगे। अगर एक स्ट्रिंग किसी सिस्टम में है और टेंशन का वर्क डन निकाले ओवरऑल सिस्टम पे, तो उसके में जो टेंशन का वर्क डन होगा 0 हो जाता है। तो जैसे यहाँ दोनों ही केसेस में 0 हो जा रहा है ओवरऑल, और इंडिविजुअल की बात नहीं कर, इंडिविजुअल को अगर काम कर रहा है तो टेंशन का कुछ वर्क डन होता है, लेकिन ओवरऑल जब भी ऐसे सिस्टम होता है तो इसका 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ ना, एक ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ और आप
अभी तो आपका लेक्चर 1, ये बात है, दिस इज दी वर्क एनर्जी पावर एंड मोमेंटम का लेक्चर 1 है, और अभी जस्ट मैंने शुरू किया है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन यहाँ से हमने निकाला सीखा है, और बहुत आसान सा था। अगर कंक्लूजन की बात करेंगे तो आपने जो सीखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, हमने सिर्फ कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना सीखा। तो जो इसके बाद मैं इसका एक ट्यूटोरियल लूंगा, ट्यूटोरियल जिसमें मैं ट्यूटोरियल में भी क्या करूंगा, इसी को कंटिन्यू कर लेता हूं, फिर इसमें और क्वेश्चन ले लूंगा। तो उसमें क्या करूंगा, मैं वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन ले लूंगा। लेक्चर लाइन से मैं अटेंड करें, जैसे लेक्चर 1 हुआ उसका ट्यूटोरियल 1, फिर लेक्चर 2 ट्यूटोरियल 2, तो उसमें लाइन से करोगे तो जैसे थोड़ा बहुत इसमें अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो हम लोग उसको ट्यूटोरियल में कर लेंगे, और वहां क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा। तो अगले जो अगली क्लास ट्यूटोरियल क्लास होगा बच्चों, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्टरी क्लास चैप्टर की, तो इस क्वेश्चन को वहां सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चैप्टर तो पूरा सॉल्व करेंगे। प्लस बच्चों हम लोग वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, मतलब आप समझोगे तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें करना ही है ना। और मेहनत करो इस पे, ये मेहनत नहीं करोगे ना तो बाद में प्रॉब्लम आएगी बहुत। और ये कंटेंट जो बहुत ही ज्यादा स्मार्टली डिजाइन कंटेंट है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, बेस्ट आप डिसाइड करो, ठीक है, बेस्ट आप डिसाइड करो। बेस्ट कैसे डिसाइड होगा, आप जब क्वेश्चन टैकल करोगे तो आपसे सॉल्व हो रहा होगा, इंटरेस्टिंग सी बात, ठीक है। अगर आप किसी का कंटेंट पढ़ते हो, कोई एक चैप्टर पढ़ते हो और उससे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेस्ट कंटेंट, है ना। सारा होना चाहिए मेंस का और आईआईटी जेईई एडवांस का, तो आप डिसाइड करोगे, हम लोग तो बोल ही देंगे सारे कि हम बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, है ना। बेस्ट कंटेंट देने वाले इंडस्ट्री में बहुत पड़े हैं, बट मैं तो कहूंगा यू आर द डिसाइडर हु डिसाइड दी कि इसका बेस्ट कंटेंट है, कौन बेस्ट डिलीवरी दे रहा है ना। अगर आपको मेरा बात सही लग रही तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, थ्योरी को पढ़ो, और फिर उसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉड्यूलर वर्कबुक विद्यामंदिर की आपको अवेलेबल है तो उसको देखो ध्यान से, उससे सॉल्व करो, आपको आएगा, और 100% आएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को तो आ ही रहा है, तो आपको भी आएगा, आप भी स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है। तो देखो एक्चुअली मैंने क्या किया, एक पुली बढ़ा दिया है, ठीक है, एक पुली बढ़ा दिया है, और ये पुली बढ़ा दिया तो एक स्मॉल एम ब्लॉक है, ये 4m ब्लॉक है, और एक पुली यहां थी, एक पुली यहां थी, एक पुली और लगा दिया। अब देखो ये वाली स्ट्रिंग सेम है ना, देखो ये वाली स्ट्रिंग सेम है, ये वाली स्ट्रिंग सेम है, ये यहां से यहां तक, और ये अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो लेट्स अज्यूम दिस ब्लॉक गोज डाउन बाय हाइट h, दिस ब्लॉक 4 इफ 4m block 4m block goes down by height h बच्चों, क्वेश्चन करो, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर नहीं आ रहा जी फिजिक्स, है ना। तो ये समझना, फिजिक्स समझ में, देखो फिजिक्स को समझना आसान है, एक बार अगर आप सही चीज समझना समझ जाओगे, तो सही चीज समझना मतलब जो पढ़ना है उसे, कुछ भी पढ़ के फायदा नहीं है। इफ 4m block goes down by height h, ये हाइट h गया है, फाइंड, अब इसके ये कितना डिस्प्लेस करेगा ये समझना, अगर h हाइट से नीचे गया है तो ये कितना ऊपर जाएगा, नाउ यू हैव टू थिंक कितना नीचे जाएगा, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, यही सोचना चैलेंज है। ये मैंने आपको डायनामिक्स पढ़ाया था, अगर आपने डायनामिक्स में लेक्चर नहीं देखा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई में, अगर h हाइट नीचे गया है तो ये कितने ऊपर जाएगा, ये पहले निकालना आना चाहिए आपको, 3h 4h 2h, h या सेम h जाएगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, कितना हाइट ऊपर जाता है, तो कैलकुलेट करो, सॉल्व करो अगली क्लास में आने से पहले, है ना। अगली क्लास अगले दिन ही होगी, इस क्लास के अगले दिन ही आपकी अगली क्लास होनी है, मतलब कल ही होगी, ठीक है। तो इस बात को प्लीज ध्यान से समझना। तो इफ 4m ब्लॉक गोज डाउन बाय हाइट h, देन फाइंड बच्चों, देन फाइंड टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अच्छा ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार ध्यान से इसको लगाओगे ना तो बनेगा, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट कि आपसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। देन फाइंड टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम, है ना बच्चों, ऑन द सिस्टम जितना भी है। तो फॉर दैट यू हैव टू चेक कि सारे इंडिविजुअल ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, और फिर उनका वर्क डन क्या है, देन यू कैन ऐड ऑल द फोर्सेस, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, फिर हम अगले क्लास में यहीं से शुरू कर रहे होंगे, और वेरिएबल फोर्स करेंगे और ट्यूटोरियल होगा। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे कि आज लेक्चर 1 था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और मैंने आज कांस्टेंट फोर्स कराया, और आई थिंक आप सबको समझ में आ चुका होगा। एंगल वाले चीजें भी मैं कराऊंगा, है ना। अभी एंगल वाली एक क्वेश्चन एंगल वाला भी ले लूंगा, इसमें एंगल अभी तो मैंने सिर्फ 0 और 180 के आसपास वाले सारी करा देना है, हालांकि किया था एंगल वाला, बट और कर लेंगे एक आध कर लेंगे। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ये एंगल पे तो था, इसमें फोर्स और देखो ध्यान से, इसमें फोर्स और एमजी और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ एंगल था, तो एंगल भी डील करना में आता है, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर भी हमने कांस्टेंट फोर्स के सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल फोर्स का करना है बच्चों। तो वेरिएबल फोर्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ट्यूटोरियल नंबर 1 जरूर अटेंड करें, उसमें हम लोग वेरिएबल फोर्स को टैकल कर रहे होंगे। ठीक है, वेरिएबल फोर्स को टैकल कर रहे होंगे। आई थिंक सारे बच्चे ने बहुत ध्यान से लेक्चर सुना होगा। फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल क्लास में कल। थैंक यू।